आईपीसी में जो पिछला लेक्चर चला था उसमें आपका सेक्शन 70 तक बताया गया था, यानी कि धारा 70 तक बताया गया था। अब हमें जो चलना है वह धारा 71 चलना है, यानी कि आईपीसी की धारा आपका 71 पढ़ना है। आईपीसी की धारा 71 मुख्य रूप से ये बताती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध में कई कार्य किए गए हैं और कई कार्य मिलकर एक नया अपराध बनाते हैं, तो ऐसी दशा में व्यक्ति बड़े अपराध के लिए दंडित होगा, छोटे छोटे अपराधों के लिए नहीं। तो धारा 71 से क्वेश्चन कम बनता है। एक उदाहरण आपका बस बन सकता है लाठी वाला। ए बी को 50 लाठी मारता है। अब ये है कि चाहे 1 लाठी मारे या 2 लाठी मारे या 3 लाठी मारे या 50 लाठी मारे, अब एक लाठी मारने के लिए अगर एक मुकदमा किया जाए तो ऐसे 50 मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि आपका एक लाठी मारने के लिए अलग अलग मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि आपका 50 लाठी मारने के लिए एक ही साथ मुकदमा चलाया जाए। इसके बाद आइए आपका 72 से देखा जाए। सेक्शन 72 से भी कम चांस रहता है क्वेश्चन बनने का, लेकिन एक सिद्धांत 72 में समाहित है और उसको हो सकता है कभी पूछ ले। आईपीसी की धारा 72 में एक सिद्धांत समाहित है और हो सकता है कि वह सिद्धांत पूछ ले, और वह सिद्धांत ये है कि आपराधिक मामलों का नियम निष्ठ निर्वचन किया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों का नियम निष्ठ निर्वचन किया जाना चाहिए। आइए 72 देखा जाए। अगर व्यक्ति ने कोई अपराध किया और ये संदेह उत्पन्न हो गया कि व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया, अर्थात किसी व्यक्ति ने अपराध तो किया लेकिन यह आपका संदेह उत्पन्न हो गया है कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, तो 72 नियमित निर्वचन के सिद्धांत को मान्यता देती है। नियमित निर्वचन का सिद्धांत का मतलब कम से कम में लाना को मान्यता देती है और ये बताती है कि कौन कौन सा अपराध किया। अगर इस बारे में कोई संदेह हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति उस अपराध के लिए दंडित होगा जिसमें दंड की मात्रा कम हो। यानी कि ऐसी दशा में ऐसा व्यक्ति उस अपराध के लिए दंडित होगा जिसमें दंड की मात्रा कम हो, क्योंकि संदेह का लाभ डाउट ऑफ बेनिफिट सदैव अभियुक्त को दिया जाता है और दंडित व्यक्तियों का नियमित निर्वचन भी किया जाता है। से जहाँ तक 72 की बात है, एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध तो किया लेकिन वह थेफ्ट या चोरी किया, यानी कि किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, लेकिन अब ये समस्या आ गई
न्यायालय में अपराध साबित भी हो गया, लेकिन न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि यह जो अपराध है ये चोरी में आएगा या आपराधिक दुर्विनियोग, क्योंकि आपका चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग दोनों चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं। मुख्य रूप से अंतर जो है वह डिसऑनेस्टली या बेईमानी के इरादे में। अगर संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा हो तो वह चोरी का अपराध होगा, और अगर बाद में इरादा हो तो वह आपराधिक दुर्विनियोग होगा। यानी कि अगर बाद में बेईमानी का इरादा मन में आता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग होगा। ऐसी दशा में अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि बेईमानी का आशय या डिसऑनेस्टली इंटेंशन अभियुक्त का था, लेकिन तत्काल का कि पश्चातवर्ती था, यानी कि संपत्ति हटाते समय था कि संपत्ति हटाने के बाद आया। इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, अर्थात इस बात को लेकर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया कि वह थेफ्ट या चोरी किया है या आपराधिक दुर्विनियोग, लेकिन वह ऑफेंस किया है, ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, लेकिन कौन दंड पाएगा? जिस अपराध में दंड की मात्रा कम हो, तो चोरी में कम है या आपराधिक दुर्विनियोग में, तो आपराधिक दुर्विनियोग में दंड की मात्रा कम है। अतः ऐसा व्यक्ति आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि आपराधिक मामलों का नियमित निर्वचन किया जाता है, कम से कम निर्वचन किया जाता है। इस प्रकार आपका 72 धारा समाप्त होती है। अब आइए दो धाराओं को एक साथ पढ़ना है आईपीसी के 73 और 74। आईपीसी की दो धाराएं एक साथ पढ़नी रहती हैं, वह 73 और 74 को। आईपीसी की इन दोनों धाराओं में जो नियम कार्य है, यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। इसको जब भी पढ़िए तो पहला आपका जो पनिशमेंट का या दंड का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसको देखना पड़ेगा। दंड के 5 सिद्धांत हैं और 5 सिद्धांतों में ये धारा 73 और 74 में जो सिद्धांत समाहित हैं, आत्मचिंतन का सिद्धांत या इसको कहते हैं आत्मज्ञान का सिद्धांत या एक्सपेक्टरी थ्योरी देखिए, पहले दंड के सिद्धांत हम बताएंगे और तत्पश्चात ये धाराएं थोड़ा कठिन है, नए लोगों को समझ में कम आती हैं, तो प्रयास नए लोग ये करें कि एक शब्दों पर विशेष ध्यान दें पढ़ाते समय। और मैं दो बार इन धाराओं को बताऊंगा, क्योंकि वास्तव में ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन थोड़ा टेक्निकल है। पहले एकदम शुरुआती दौर से चला जाए। आपका सामंत महोदय ने आपका दंड के 5 सिद्धांत बताए हैं, अर्थात सामंत महोदय 5 सिद्धांत दंड के बताते हैं और ये बताते हैं कि दंड क्यों दिया जाना चाहिए, यानी कि किसी अपराधी को क्यों दंडित किया जाए, इस बारे में 5 प्रकार के विचारों को सामंत महोदय बताते हैं।
जिसमें एक प्रकार है एक्सपेक्टरी थ्योरी। एक्सपेक्टरी थ्योरी का मतलब हुआ आत्मग्लानि का सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत। आत्मग्लानि का सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत। आत्मचिंतन या आत्मग्लानि का सिद्धांत ये बताता है कि किसी अपराधी को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह जेल में जब एकांतवास पाएगा तो अपने कुकृत्यों पर विचार करेगा और पश्चाताप करेगा, और जब पश्चाताप करते करते उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो जेल से उसे रिहा कर देने पर एक सामान्य आदमी की तरह वह अपना आचरण दिखाएगा। अर्थात इसका मतलब कि जब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, जब आपका उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो जेल से उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी कि जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह अपने किए पर पछतावा करे, और जब पछतावा करते करते उसका मन शुद्ध हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा, और तत्पश्चात वह एक आम आदमी की तरह समाज में अपना जीवन व्यतीत करेगा। अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान में बनाया है इस पर कि आत्मग्लानि का सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत आईपीसी की किन धाराओं में समाहित है, तो अच्छे से तैयार रखिए। 73 और 74 दोनों, यानी कि आईपीसी की धारा 73 और 74 में आत्मचिंतन के सिद्धांत को या एक्सपेक्टरी थ्योरी को मान्यता दी गई। अब समस्या नहीं ये बन सकती है कि ठीक है दोनों धाराएं दी गई, दोनों धाराओं में ये सिद्धांत समाहित हैं, लेकिन अगर एक धारा पूछे तो आप क्या मारेंगे, तो ऐसी दशा में अगर कोई एक सेक्शन चुनना हो तो नया क्वेश्चन ये बन सकता है प्री में, तब आपका चुनना पड़ेगा 73। यानी कि अगर ये पूछे कि आत्मचिंतन का सिद्धांत किस धारा में है और सेक्शन आपका दे दे 73, 74, 75, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 73 और 74 धारा में से एक धारा चुनना हो तो आप चुनिएगा। मैं फिर बता दूं 73 को चुनिए। अगर दोनों धाराएं आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों धाराओं को चुनिए। आइए आपका एकांत परिरोध की अवधि, यानी कि एकांत आपका देखा जाए सेक्शन वाइज सामान्य बातें हो गई। 73 और 74 से ज़्यादातर राज्यों में हेडिंग से भी क्वेश्चन बना। देखिए हेडिंग में आपका कैसे क्वेश्चन बना है। 73 और 74 से एक लाइन केवल चेंज किया है। अगर केवल ये दे एकांत परिरोध, एकांत परिरोध दे कि एकांत परिरोध कहाँ दिया गया है, तो 73 मारिएगा। और इसी में अगर आपका एक लाइन और दे दे कि एकांत परिरोध की अवधि कहाँ दी गई है, यानी कि टाइम या समय कहाँ दिया गया है, यानी कि एक बार में एकांत परिरोध कितना हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वह सेक्शन आपका जवाब रहेगा 74। यानी कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि एकांत परिरोध की धारा में है, तो आप बताएंगे 73 में,
और एकांत परिरोध की अगर अवधि पूछे या टाइम पूछे तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 74। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है एकांत परिरोध के बारे में आखिर नियम कार्य क्या है और आपका सिद्धांत बता ही दिया गया। तो एकांत परिरोध अब हम शुरू करते हैं 73 और 2 बार बताया जाएगा, इसको अच्छे से प्रयास करिए पढ़ने का। देखिए, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिक करने की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो आईपीसी के तहत दोष सिद्ध किया गया, यानी कि कन्विक्ट किया गया हो और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध में कन्विक्ट किया गया हो जिन अपराधों में न्यायालय सश्रम कारावास या कठिन कारावास का दंड उसे दे सकता है। यानी कि पहला नियम यह आया कि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया हो, दोष सिद्ध किया गया हो, सभी अपराधों में नहीं, ऐसे अपराध में दोष सिद्ध किया गया हो जिनमें न्यायालय ऐसे अपराध के लिए सश्रम कारावास या कठिन कारावास की सजा उसे दे सकता। ऐसी दशा में आगे देखिए, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। इसका मतलब अगला हुआ कि जब न्यायालय दंडादेश पारित करेगा तो उसी दंडादेश में एक आदेश दे सके। यानी कि एकांत परिरोध में अपराधी को रखने का आदेश केवल और केवल न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है और वह भी आपका दंडादेश देते समय, यानी कि यह जो आपका होता है वह दंडादेश का भाग होता है, ये याद रखना है। यानी कि यह जो प्रावधान है यह दंडादेश देते समय, पनिशमेंट देते समय न्यायालय उसी पनिशमेंट में ही एक आदेश देता है। देखिए आगे भाई, कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिक किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के नहीं होंगे, निम्न मान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा है। यानी कि न्यायालय दंड देते समय ही दंड में ये आदेश दे सकेगा कि ऐसे अपराधी को एकांत परिरोध में रखा जाए। तो आखिर एकांत परिरोध में कितने दिन तक अधिकतम रखने का आदेश न्यायालय दे सकता है? 3 माह। ये ज्यादा पूछा जाता है। एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वह जो समय है अधिकतम कितना हो सकता है? 3 मंथ हो सकता है, 3 माह हो सकता है। अब 3 माह आपका न्यायालय की कम दे, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। और ये जो 3 माह की अवधि होगी ये निम्न मापमान के अनुसार होगी, निम्न मेजरमेंट के अनुसार होगी। फिर एक बार आपको इतना बताया जा रहा है भाई, फिर एक बार दोबारा बताया जा रहा है, एक बार फिर देखते हैं। एकांत परिरोध का आदेश केवल और केवल न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। पहला है, न्यायालय एकांत परिरोध का आदेश तभी देगा जब किसी व्यक्ति को
किसी अपराध के लिए वह दोष सिद्ध ठहराता हो अर्थात कन्विक्ट करता हो। दूसरा नियम। तीसरा नियम, एकांत परिरोध का आदेश केवल और केवल उन्हीं मामलों में दिया जा सकता है जिसमें न्यायालय आपका सश्रम या कठोर कारावास की सजा दे सकता है। यानी कि जिन अपराधों में कठोर कारावास के दंड का प्रावधान हो, एकांत परिरोध केवल उसी अपराध में दिया जा सकता है। फिर अगला आपका पॉइंट आया कि यह जो एकांत परिरोध होता है ये दंडादेश के साथ दिया जाता है। दंडादेश में ही आदेश दिया जाता है और ये एकांत परिरोध अधिकतम हो कितना सकता है, 3 मास तक का हो सकता है। 3 मास से अधिक का किसी भी हाल में नहीं हो सकता। लेकिन न्यायालय को विवेकाधिकार है, 1 मास दे, 1 मास दे, 2 मास दे, लेकिन अधिकतम कितना दे सकता है, 3 मास तक दे सकता है। लेकिन निम्न मान के अनुसार होगा, यानी कि निम्न मेजरमेंट के अनुसार होगा। यह मेजरमेंट भी आपका आता है, 3 मास का समय भी आता है। देखिए निम्न मान के अनुसार होगा तो मान देखा जाए क्या है, 3 मेजरमेंट बना लेना है। यदि न्यायालय ने 6 मास या इससे कम की सजा दी है तो एकांत परिरोध अधिकतम 1 मास का हो सकता है। न्यायालय ने 6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक की सजा दी है तो ये एकांत परिरोध अधिकतम 2 मास का हो सकता है। और 1 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है तो एकांत परिरोध अधिकतम 3 मास तक का हो सकता है। ये मेजरमेंट भी पूछा जाता है, इसको आप तैयार रखेंगे। फिर एक बार देखिए आपका, देखिए यदि न्यायालय ने मुख्य कारावास का जो दंड दिया वह 6 मास या उससे कम है तो अधिकतम एकांत परिरोध की जो अवधि हो सकती है वह 1 मास हो सकती है। अगर न्यायालय ने जो मुख्य दंडादेश दिया है वह आपका 6 मास से अधिक है किंतु 1 वर्ष तक के बीच में है तो एकांत परिरोध अधिकतम आपका 2 मास तक का हो सकता है। और यदि 1 वर्ष से अधिक का दंडादेश न्यायालय ने दिया है तो एकांत परिरोध अधिकतम 3 मास तक का हो सकता है। देखिए इसमें एक और बात समझना है, ये जो एकांत परिरोध होता है ये अलग से सजा नहीं भुगती जाती। जो मुख्य कारावास दिया गया है वह सजा भुगतते समय ही इतना दिन इसे अलग रखा जाए ये आदेश दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण देखा जाए, न्यायालय ने किसी अपराधी को आपका 8 महीने की सजा दी तो ऐसी दशा में न्यायालय यह कह सकता है कि जो ये अपराधी 8 माह की सजा भुगतेगा इसमें 2 माह तक इसे एकांत परिरोध में रखा जाए, यानी कि अन्य कैदियों से अलग रखा जाए ताकि आपका इससे उस समय किसी का संपर्क न हो और एकांतवास में ये रहेंगे। अब कई लोग दिमाग उल्टा चलाते हैं कि 8 माह का कारावास और 2 माह का एकांत कारावास ऐसे कुल 10 माह हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है और इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। नियम ये है
कि जो 8 माह का कारावास दिया गया है तो उसी में 2 मास तक, मैंने 8 मास में ही 2 मास तक उसे अन्य कैदियों से अलग एकांत परिरोध में रखा जाए। आप यानी कि 6 माह आम कैदियों के साथ रहेगा और 2 मास तक अधिकतम एकांत परिरोध में रहेगा, यानी कि अन्य कैदियों से पृथक उसे रखा जाए ताकि वह आत्मचिंतन कर सके कि जो मैंने किया बहुत गलत किया और आत्मग्लानि कर सके, पश्चाताप की आग में जल सके। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि 73 समाप्त हुई। अब आइए 74 तो पूछा जाता है 3 में एकांत परिरोध की अवधि बताती है, यानी कि धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि या टाइम बताती है। जो 74 में शब्द लिखे गए वास्तव में वे शब्द उलझाऊ हैं और इन शब्दों को तोड़कर पढ़ा जाए 2 बार इसको भी बताया जाएगा, वास्तव में समझ में कम आता है। लेकिन सतर्क आपको ये रहना है कि जब भी आप इसको पढ़िए तो आधा हिस्सा पहले पढ़िए नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा बाद में पढ़िए। यानी कि नीचे वाला हिस्सा अगर आप पहले पढ़ते हैं, ऊपर वाला हिस्सा बाद में, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो हम 2 एंगल से बताएंगे। एक एंगल पहले ऊपर का हिस्सा, फिर नीचे का हिस्सा, और दूसरा एंगल हम बताएंगे पहले नीचे वाला हिस्सा बैरेट का, फिर ऊपर वाला हिस्सा। लेकिन भाई इसको भी अच्छे से तैयार रखना है, लगातार कंपटीशन में पूछा जा रहा है। आइए इसको शब्द सा पहले तोड़ा जाए। यानी कि धारा 74 को धारा आपका जो 74 है इसको शब्द सा तोड़ा जाता है और शब्द सा तोड़ने के लिए हम 2 भागों में इसको बांटते हैं। एकांत परिरोध की अवधि या टाइम, देखिए आपका एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक न हो। यानी कि आपका ये बताया जा रहा है कि एकांत परिरोध में जब रखा जाता है अभियुक्त को तो वह कितने दिनों तक लगातार रखा जा सकता है, तो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। यानी कि एक बार में कितना दिन अधिकतम 14 दिन, और फिर दोबारा रखना है तो कम से कम उतने दिन तक अंतराल दिया जाएगा। अंतराल दिया जाएगा यानी कि गैप दिया जाएगा। पहले पैर तोड़ लिया जाए। देखिए भाई फिर एक बार, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में एक बार में 14 दिनों से अधिक न हो, और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। यानी कि जो अगली बार अगर आप रखते हैं गैप देना है तो जितना दिन पहले रखा गया है उतना दिन कम से कम गैप देंगे और तब पुनः आप रखेंगे। यानी कि अगर 1 से 14 तारीख तक उसे एकांत परिरोध में रखा गया तो 15 से लेकर और आपका 14 दिन तक यानी कि गैप दिया जाएगा, अर्थात आम कैदियों के साथ उसे रखा जाए।
ये नियम इसलिए बनाया गया कि भाई जब कोई व्यक्ति एकांत परिरोध में रहता है तो ये पूरी संभावना रहती है कि कहीं लंबे समय तक एकांतवास में रहे तो कहीं पागल ना हो जाए या चिंतन करते करते चिंता न कर ले। और चिंता खतरनाक होती है, यानी कि चिंता न कर ले, मानसिक रूप से वह अस्वस्थ न हो जाए, अनसाउंड माइंड न हो जाए। अतः ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि एक बार में अधिकतम उसे 14 दिन ही रखा जाए, और कम से कम अगर 14 दिन रखा भी गया तो अगली बार पुनः एकांत परिरोध में रखना है। तो अगर 14 दिन पहली बार रहा है तो आगे रखने के लिए कम से कम 14 दिन का गैप होना चाहिए। ये कानून था। अगला देखिए सब, हाँ अगला सब देखिए भाई आपका, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक, यानी कि जब दिया गया मुख्य कारावास आपका 3 मास से अधिक का मुख्य कारावास हो, यानी कि दिया गया जो मुख्य कारावास है अगर वह 3 महीने से अधिक का है, तब संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में तब आपका महीनेवार चलेगा, और एक मास में आपका उसे अधिकतम कितने दिन तक एकांत परिरोध में रखा जाएगा? 7 दिन तक। और अगली बार रखना है तो कम से कम इतने दिन का अंतराल दिया जाए। यानी कि आपका कह सकते हैं कि अब देखिए आपका ये एक तरह से केवल और केवल बेयर एक्ट तोड़कर आपको बताया। इसको दूसरे एंगल से हम देखते हैं और दूसरे एंगल से हम पढ़ते हैं। दूसरे एंगल से देखते हैं, अगर किसी अपराधी को कारावास का दंड दिया गया और वह कारावास का दंड 3 मास से अधिक का है, तो ऐसी दशा में एकांत परिरोध की जो अवधि होगी वह महीनावार चलेगी, और 1 महीने में अधिकतम एकांत परिरोध कितना हो सकता है, अर्थात लगातार 1 महीने में उसे कितने दिन तक जेल में एकांतवास में रखा जा सकता है। वह जो समय है 7 डे, यानी कि 7 दिन। और जब अगली बार रखना है तो कम से कम 7 दिन तक आपका गैप दिया जाएगा, अंतराल दिया जाएगा, यानी कि पुनः तत्काल उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जाए। जैसे कि आपका अगर किसी महीने में 23 तारीख से 30 तारीख तक एकांत परिरोध में रखा गया, तो अगले महीने तत्काल 1 तारीख को पुनः उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा, कम से कम 7 दिन का गैप होगा, यानी कि अगले महीने में 7 तारीख के बाद ही उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। देखिए यहाँ जो आपको समझना है, ये जो हमने नियम बताया ये तब लागू होगा जब आपका दंडादेश 3 मास से अधिक था। अब इसी नियम को यहाँ से करना है जो आपका थोड़ा कठिन, अर्थात अगर 3 मास का दंड हो या 3 मास से कम का हो। फिर एक बात समझिए, अगर मुख्य कारावास 3 महीने का हो या 3 मास से कम हो
तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो कौन नियम लागू होगा? जो ऊपर बताया गया। फिर एक बार इसको समझिए भाई। अगर मुख्य कारावास आपका 3 मास तक का है या 3 मास से कम का दिया गया है, तो जो एकांत परिरोध की अवधि होगी वह एक बार में अधिकतम 14 दिन तक की हो सकेगी। लेकिन अगर दोबारा रखना है तो 14 दिन, अगला 14 दिन आपका अंतराल दिया जाएगा। फिर एक बार इसको समझिए, पूरा एक बार में आपको बताया जा रहा है सब मिलाकर। फिर एक बार देखिए भाई नए एंगल से। अब 74 धारा एकांत परिरोध की अवधि बताती है। अवधि ये बताती है कि अब पहला नियम हम चलते हैं सीधे। अगर दंडादेश दिया गया है और वह दंडादेश 3 मास या उससे कम का, तो एकांत परिरोध की जो अवधि होगी इसका निर्धारण महीना वाइज नहीं किया जाएगा, दिन वाइज किया जाएगा। और ऐसी दशा में वह जो एक बार में अधिकतम रखा जाएगा एकांत परिरोध में, वह अवधि एक बार में अधिकतम कितनी हो सकती है? 14। लेकिन कब? जबकि कारावास 3 मास या उससे क्या हो कम। लेकिन जैसे ही कारावास की मात्रा, सतर्क रहिए, 3 मास से अधिक की होती है तो ये नियम लागू न होकर 7 दिन वाला नियम लागू होगा। अब महीना वाइज चलेगा और एक महीने में अधिकतम कितने दिन तक उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? 7 डेज या 7 दिन। इस प्रकार 74 भी समाप्त हुई। अब आइए 75। आपका झारखंड एपीओ में आपका आईपीसी की धारा 75 पूछी गई और आपका 75 पूछी गई थी। ये पूछा गया था कि पूर्व दोष सिद्धि आपका आईपीसी की धारा में है वो 75 में दिया गया है। प्रीवियस कन्विक्शन या प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत या पूर्व दोष सिद्धि, यानी कि पहले भी एक बार यह व्यक्ति किसी अपराध के लिए सजा पा चुका। यानी कि देखिए पूर्व दोष सिद्धि करती क्या है? अगर पहले भी कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सजा पाया है तो पूर्व दोष सिद्धि या तो उसके दंड के नेचर को कन्वर्ट करती है। नेचर का मतलब कि अगर सादा कारावास पाता तो अब कठोर पाएगा, या उसके दंड की मात्रा को बढ़ा देती है। यानी कि अगर उदाहरण के रूप में 3 साल का दंड था, एक बार कर चुका है अपराध, उसके लिए दोषी हुआ है और दंड की मात्रा पूर्व दोष सिद्धि के कारण बढ़ जाती है। यानी कि कानून एक बार मौका देता है, बार बार नहीं। आपको भी आयोग बार बार कह सकते हैं कि बिहार एपीओ का एग्जाम है मेंस का, तो आपको भी इतनी सीटें बार बार नहीं आएंगी। 553 सीटें हैं और आपका भी कर्तव्य है कि इस बार पूरी ताकत लगाइए और ताकि पहली बार में ही आप सेलेक्ट हो जाएं। बार बार आयोग इतनी सीट निकाल कर मौका नहीं देगा। तो आइए 75 जब भी पढ़िए आपका पहले 75 पढ़ लिया जाए। इसका एक क्वेश्चन 3 में बनता है और कोरिलेशन आपका अच्छे से करना है। देखिए भाई आपका
देखिए आपका आईपीसी की धारा 75 के साथ कौन कौन सी धाराएं आपको पढ़नी है ये आपको हम बता रहे हैं। जब भी आईपीसी की धारा 75 पढ़िए तो कम से कम इसी के साथ आईपीसी की धारा 303 पढ़ लीजिएगा, 307 का सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा कम से कम, यानी कि और भी धाराएं हो सकती हैं, ये आपका आईपीसी में बताया जा रहा है। इसी के साथ आपका सीआरपीसी में भी 2-3 धाराएं पढ़ेंगे। एक तो 298 पढ़ेंगे, फिर सीआरपीसी की धारा 211 का क्लास 7 पढ़ेंगे, फिर सीआरपीसी की धारा 356 आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका सीआरपीसी की धारा कर सकते हैं कि 236 पढ़नी पड़ेगी इत्यादि। इसी के साथ आपका संविधान में भी पढ़ना पड़ेगा प्रायर कन्विक्शन। संविधान में जो पढ़िएगा आर्टिकल 20 का क्लास 2 पढ़िएगा। संविधान के बाद आपको साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़ना है, और जब भी साक्ष्य अधिनियम में पढ़िएगा तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 पढ़िएगा। फिर आपका पूर्व दोष सिद्धि धारा 40 पढ़िएगा। फिर आपका धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 पढ़िएगा। फिर आपका 153 का धारा 153 का परंतु नंबर 1 पढ़िएगा। प्रोविजो 1 पढ़ना है, यानी कि धारा साक्ष्य अधिनियम में धारा 14 का स्पष्टीकरण 2, साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 पढ़ना है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 54 का स्पष्टीकरण 2 पढ़ना है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 153 का प्रोविजो पढ़ना है, यानी कि परंतु पढ़ना है। वही अभी 75 आपका देखा जाएगा, पहले कोरिलेट कुछ कर लिया जाए और तब आपका 75 से देखा जाए। देखिए अभी हमने बताया कि अगर कोई अभियुक्त पहले से दोष सिद्ध हुआ है तो ऐसी दशा में अगर पुनः वह दोष सिद्ध किया जाता है तो दंड की मात्रा आपका बढ़ जाती है। तो 303 में देखिए जो अब आईपीसी की धारा 303 अवैध या इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर दी गई है, इसमें क्या प्रावधान है ये देखा है। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा पाया और सजा भुगत रहा है, उसी दौरान वह मर्डर करता है तो इसमें ये प्रावधान था कि उसे केवल और केवल मृत्युदंड की सजा दी जाए। लेकिन मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के बाद में हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 यानी कि 14 और 21 के उल्लंघन के आधार पर 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में अवैध या इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। लेकिन हमें बताना यहाँ ये था कि यहाँ भी पहले से एक बार सजा पाया है, दोबारा वह हत्या करता है तो सजा बढ़ती थी और केवल कौन सी सजा दी जा सकती थी, मृत्यु दंड। इसी के साथ आईपीसी की धारा 307 का 307 का सेकेंड पैराग्राफ पढ़ना है, जो अभी उत्तराखंड पीसीएस में आया भी था पिछली बार। फिर एक बार देखिए,
अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और उसी दौरान अटेम्प्ट टू मर्डर या हत्या का प्रयास करता है तो उसे न्यायालय अधिकतम मृत्युदंड दे सकता है। यानी कि अधिकतम कितनी सजा दे सकता है न्यायालय? देगा नहीं, दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय या तो मृत्युदंड दे या मृत्युदंड न देकर आजीवन कारावास भी दे दे। अगर 307 के सेकंड पैरा में ये सब लिखा रहता कि न्यायालय देगा तो यह धारा भी अब तक अवैध घोषित की जा चुकी होती, लेकिन देगा नहीं, दे सकेगा, यानी कि न्यायालय का विवेकाधिकार। तो आगे आपका कल क्लास चलेगा, कल और को रेट किया जाएगा 75 से और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी। भाई आपका कल क्लास